दोस्तों नमस्कार, खुशामदीद, वेलकम एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों आज जो कलाकार से मैं आपका तारुफ करवाने जा रहा हूं वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है और उन्होंने एक लंबा अरसा जगजीत जी के साथ में बिताया है। वो उनके दोस्त भी रहे और उनके साथ में उन्होंने संगत भी की। लोग आज उनको पंडित रोनू मजूमदार के नाम से जानते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपसे रूबरू करवाते हुए। रोनू दा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस सो मच। कुलदीप भाई, आप मेरे पुराने दोस्त हैं जी। और मेरे सामने ही आप जगजीत भाई के पास आए थे। करेक्ट। और वो आपको बहुत प्यार करते जी, थे जी। और उसका मैं गवाह हूँ। जी जी जी। तो रोनू दा, ये जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि जगजीत जी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं जी, मगर उनकी जो आवाज और उनकी जो गाने की शैली थी उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज थोड़ी सी पीछे रह गई, वो थी उनकी आर्ट ऑफ कंपोजिशंस जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जगजीत जी वाज अ ग्रेटर कंपोजर देन अ सिंगर। ही वाज इक्वल टू मी, ही वाज इक्वल एंड तलफ़ुज़ की उनकी अदायगी वो तो जग जाहिर है जी। वो शायद ऐसा मेरे दिमाग में तो वो मेहदी साहब और गुलाम अली सब लोग उनको बेस्ट मानते थे। वाह वाह वाह। क्योंकि शब्दों को पढ़ना ऐसा लगता था कि पढ़ रहे हैं, शब्दों को सुनना नहीं पड़ता था, शब्दों को पढ़ना पड़ता था। वाह, वाह। पढ़ रहे जैसे। तो ये तो खैर उनसे पूरी दुनिया ने सीखा और सीखेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी सीखेंगी जी। और एज ए कंपोजर, एक संगीतकार के रूप में वो महान थे। मैंने उनकी गजलों में बजाने से पहले सबसे पहले मैंने कालका में बजाया था जी। फिल्म सेंटर में। हाँ। कैसे कैसे रंग, ये मेरा बजाया हुआ है। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा कंपोजर है। वाह। तो तब उनके पास बहुत लोग, पुराने लोग थे जो अब गुजर गए। उसमें एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता हूँ, रमेश बंसीलाल जी। तो रमेश ने कहा कि तुम जगजीत भाई के पास फर्स्ट टाइम आए हो, एक काम करना कि वो जो भी कहे उसको 3-4 बार पहले सुन लेना। अच्छा। और फिर बजाना। वाह। वो बताए तो तुरंत मत बजाना। तो ये बात मैंने पकड़ ली। बोले कि वो बात उनकी समझने में थोड़ा समय लगेगा मगर तुम आज उनका दिल खुश कर देना। तो उस दिन मैंने बजाया और बहुत उनका आशीर्वाद मिला मुझे। उसके बाद 1-2 साल चला गया और फिर एक दिन फोन आता है कि जगजीत सिंह ने आपको बुलाया है। अच्छा। 1982। ओके। मैं चला गया वेस्टर्न आउटडोर, तो देखा पूरा चादर बिछाया हुआ है। मैंने बोला ये कैसी रिकॉर्डिंग है? तो बाजा लेके भाई साहब बैठे हुए हैं, हैंडसम, और टी-शर्ट और पैंट में बैठे हुए हैं। काफी यंग थे भाई साहब उस वक्त तो, और मैं तो बच्चा ही था। तो सदमा तो है मुझे भी जी। ये गाना वो गा रहे थे और पीस कुछ था नहीं। मुझे मालूम पड़ गया कि लाइव रिकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा बाद में। अभी इसको जो मर्जी बजाए, बाद में सिर्फ क्लैप फ्लैप डाला जाएगा, वाह वाह और ये सब। तो एक एक शेर को वो कह रहे हैं और सदमा तो है, लेकिन ये सोचता हूँ कि अब तेरा क्या हूँ मैं। तो ये थोड़ा दुख है इसमें। जी जी। ले मेरे तजुर्बों से सबक है मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। तो इस गजल में थोड़ी दुख भी है। जी जी। सदमा तो है मुझे। तो वो सदमा को मैंने पकड़ लिया और सदमा को सदमा देने लगा मैं। तो इतना प्यार उन्होंने दिया कि रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मुझे गले लग गए और मुझे बोले कि तू परमानेंट मेरे साथ बजाएगा। क्या बात है। मैं फिजी जा रहा हूँ अगले साल और ऑस्ट्रेलिया, और मुझे फॉरेन में मेरा जो पासपोर्ट में पहला स्टैंप लगा, पासपोर्ट बनवाया भी जगजीत सिंह जी ने। क्या बात है। तो फॉरेन कंट्री जो मुझे किसी ने दिखाया तो वो जगजीत सिंह जी ने। वाह वाह वाह। और मैं गया वहां पे और चिंटू सिंह था और मेरे साथ बच्चा ही था, मेरा छोटा भाई। और उस वक्त इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था, तब हम फिजी में थे। अच्छा। तो उस वक्त फिर चिंटू के बाल कटवाए और फिर उसको इंडिया लाए, क्योंकि उस वक्त जो माहौल था वो ठीक नहीं था।
तो एज ए कंपोजर जो आपने पूछा, वो मैं उनके घर भी जाता था, और जो पुष्पा मिलन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सारे शायर जैसे सुदर्शन फाकिर जी और 83-84 की सब बात है, ऐसे लाइन लगा के बैठते थे। तो एक शायर थे, मैं उनका नाम शायद मदन पाल होंगे, मदन पाल थे जी, पूरी तरह मुझे याद है। तो कुछ हसीनों के सपने, तेरे जुल्फ के साए, तो भाई साहब कितने बड़े थे ये आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई साहब मतलब जगजीत सिंह, जिनको मैं भाई साहब कहता था। तो उन्होंने कहा कि जुल्फों के साए और शराब की बोतलें और साकी कब तक कहोगे, कुछ जिंदगी की सच्चाई लिख के लाया। वाह वाह वाह। सारे शायर चुप हो गए। कल मिलते हैं। उसके बाद जगजीत भाई ने ऐसी गजलें गाई, गरज बरज प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, गुड़दानी दे मौला, चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़दानी दे मौला। तो फिर कुछ फिलोसॉफिकल गजल भी गाया जा सकता है। साकी शराब ला की तबीयत उदास है, मुतरिब रबाब उठा की तबीयत उदास है, ये कब तक होगा। उन्होंने कंटेम्पररी प्रॉब्लम को भी उसके अंदर गजल में, जैसे कि वो एक शेर है कि अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ, ये कौन गाएगा। करेक्ट। तो वो उनको तलफ्फुज में वो जिंदगी की सच्चाई लाने में विश्वास करते थे, और अगर तलफ्फुज मार खाए तो ऐसी गजलें उनसे गवाना चाहिए। उसका एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जी जी प्लीज। मिर्जा गालिब में पूरी फ्लूट मैंने बजाई जी, और उस वक्त अरशद के पिताजी इकबाल खान साहब जिंदा थे जी जी जी, और उन्होंने सारंगी बजाई जी जी। और इकबाल भाई के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनके सारंगी की टोन जो थी वो राम नारायण जी जैसी थी। हाँ, उनको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं जी। वो इतने बड़े सारंगी प्लेयर थे, और जगजीत भाई उनसे ही बजवाते थे। जब तक वो जिंदा रहे सारंगी वही बजाए। तो खैर, एक गजल गुलजार साहब ने कहा कि क्योंकि उन दोनों में दोस्ती थी, तो वो जगजीत करके बोलते थे, वो गुलजार करके, दोनों में दोस्ती इतनी। तो बोले कि जगजीत अब जो है तुम ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी गजल को गाओ। और मैं बांसुरी लेके, डी का बांसुरी मुझे आज भी याद है, मेरी पुरानी डी फ्लूट थी, बहुत पुरानी, अब मेरे पास नया है। तो जब इसको उन्होंने कंपोज करना शुरू किया स्टूडियो में, ये पूरा जो मिर्जा गालिब ऐसे ही हुआ, सब स्टूडियो में कंपोज हुआ, और स्टूडियो में ही करके, और अपना रेंज देखते हुए अपने शिष्यों से भी गवाया, विनोद साइगल से जी। और आप जानते ही हैं जी। तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि मैं बचपन से गाता भी हूँ और गायकी वगैरह 6 साल की उम्र से, मुझे लगा कि आज कहीं भाई साहब मार खा जाएंगे, क्योंकि इस गजल को कवाली नुमा अंदाज में, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसे गाया बेगम जी ने। हाँ। तो ये थोड़ा सा कवाली नुमा अंदाज है, तो मगर उनके नाम से मशहूर है। मैंने कहा आज भाई साहब कहीं पे आज कम पड़ जाएंगे, और ऐसा सोच के मैं डर से बैठा रहा, और वो जो पीस देते गए मैं सीखता गया, हजारों ख्वाहिशें, मेरे फ्लूट से उनका। तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और जैसे जैसे वो गा रहे हैं मैं गलत होता गया, जगजीत सिंह सही होते गए, तो मुझे मालूम पड़ गया कि जिस गजल को ये गाएंगे, ये गजल फिर उनका ही हो जाएगा, क्या किसी और का नहीं रहेगा। कितनी बड़ी बात बताई यार, वाह वाह वाह। ये हर गजलों के साथ हुआ। 14वीं का चांद वो उन्होंने गाया जी, शब भर रहा चर्चा तेरा, ये और भी लोगों ने गाया जी, मैं नाम जी क्या बताऊं, आप सब जानते हैं, मगर लोगों को जगजीत सिंह का याद है। ये कुछ किशोर कुमार जैसा है कि जो गाना किशोर दा गा दिए, फिर वो किशोर दा उन्हीं का हो गया। ऐसे ही जो गाना जगजीत सिंह गा दिए, वो जगजीत सिंह का हो गया जी। वो एक दोस्तों वाली आप बात बता रहे थे रमदा, वो हमारे जो फैन है जगजी को डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। तो मैं किसी होटल में जगजीत भाई को, मैं अपने गुरुजी के साथ गया था, मैं 11 साल का था, 73 में, 74 की बात होगी। तो सरदार
कोई गा रहे हैं इतना अच्छा, तो उनको मैंने बस दूर से देखा था। कट टू 79 में मैं स्ट्रगलर कोलीवाड़े के एक छोटे से पेइंग गेस्ट में किचन में 3 दोस्त मिलकर रहते थे। 30-30 रुपए एक जन भाड़ा देता था। बहुत तकलीफ के दिन थे। आर.डी. बर्मन के पास गया नहीं था। आर.डी. बर्मन के पास मैं गया 1980 में और पहली फिल्म मैंने बजाई। जगजीत सिंह से पहले आर.डी. बर्मन के साथ मेरा कंटिन्यूटी था ही। और आर.डी. बर्मन जगजीत सिंह को इतना प्यार करते थे, पंचम दा हमारे, कि जगजीत भाई का टूर होता था तभी मुझे वो छोड़ते थे, वरना वो मुझे छोड़ते नहीं थे, क्योंकि मैं परमानेंट था उनके साथ। अच्छा। हाँ, तो उनको मालूम था कि ये पैसों के लिए जगजीत भाई के पास नहीं जाता, इसको कुछ प्यार है। और एक बात आप कॉमन देखेंगे, शायद किसी ने ध्यान ना दिया हो, जगजीत भाई उन गिटार प्लेयर्स को ही लेते थे जो पंचम दा वाले हैं, जो एलपी वाले हैं उनको नहीं। अच्छा। जैसे भूपी जी पहला जी जी, होठों से छू लो तुम। अच्छा। और उसके बाद सुनील कौशिक, हाँ, उसके बाद रमेश अय्यर जी, उसके बाद हनी। तो ये सब, हनीदा भी गिटार बजाते थे। हाँ, हनी सातमकर, हाँ हाँ, बेनी के भाई, हाँ बेनी के भाई, तो और जयंती घोषर जी जी। तो आप इन सबको देखेंगे तो ये पंचम दा की टीम है। ओह, पंचम दा के जो लोग हैं वो गुणी है, ऐसा भाई साहब के मन में था। जी जी, और बात सही भी थी, उन्होंने प्रूव भी किया। उन्होंने प्रूव किया। करेक्ट। तो पंचम दा के लोग ही इनके पास काम करते थे और उनमें से मैं भी एक हूँ। उनको मालूम था कि पंचम दा का फ्लूट प्लेयर वो रोनू मजूमदार है, तो वो उसी को बुलाओ, वो ठीक रहेगा। तो मैं एक दिन, एक कैसेट का जमाना था, तो एक एल्बम उनकी हिट हुई थी, अनफॉरगेटेबल्स जी, जो डिजिटली रिकॉर्ड हुई थी। नहीं, डिजिटली रिकॉर्ड हुई बियॉन्ड टाइम। बियॉन्ड टाइम, ओके। बियॉन्ड टाइम से पहले डिजिटल, करेक्ट। इंडिया की फर्स्ट एलपी थी, बॉस एलपी थी, जिससे उनका नाम हुआ। जी जी जी। तो वो एल्बम, वो कैसेट, क्योंकि हमारे पास तो एलपी रिकॉर्डिंग नहीं थी और एलपी का जमाना, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड का जमाना गया नहीं था, तो लॉन्ग प्लेइंग भी बना था उनका बड़ा एलपी, मगर कैसेट भी रिलीज हुए थे। तो उसमें एक गजल था, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना। उसके पहले ये अनफॉरगेटेबल से वो हिट हुए और कम अलाइव जी, हाँ, करेक्ट मी, आई एम सॉरी, कम अलाइव में ये पहला गाना, दोस्तों, आपके सामने गजल पेश है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना। तो जब दोस्तों कह के जो एड्रेस करे अपने ऑडियंस को, ऐसा गजल वाला पहली बार मैंने देखा, तो मुझे गजलों का तो ये था कि खातिम हजरात अब पेश कर रहा हूँ ये गजल, और फिर सारंगी का आलाप शुरू हुआ और फिर कोई बहुत सारे लफ्जों से आधा वर्जे और वो सब होगा। और पहली बार मैंने देखा कि कोई मॉडर्न अप्रोच, ये कोई दुनिया को बदलने वाला आ गया है, जो गजलों की दुनिया को बदल देगा। और मैंने बोला कौन है ये? रूदारी थी बचपन से, कुछ समझ में आता था। मैंने कहा कमलजीत सिन्हा उसका नाम था, जो अनूप जलोटा के साथ बजाता था। अच्छा, जो शंकर शंभू के साथ एक्सीडेंट में अहमदाबाद में मारा गया। तो कमल से मैंने कहा कि कमल कौन है ये? बोले जगजीत सिंह। मैंने देखा तो ये वही सरदार लग रहे हैं। सरदार जी तो वही है। मैंने पहचान लिया आंखों से, क्योंकि करतार को भी अगर देखेंगे तो छवि वही दिखती है, मालूम पड़ता है कि जगजीत सिंह के भाई हैं। तो दिल में जो हुआ कि गजल घर घर पहुंचे और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, कम से कम 70-80 बार सुन के हम लोग रोते रहे। वाह वाह। दूर को जो पंचम उन्होंने लगाया, फिर मेहदी साहब ने जो कहा वो सची कहा कि सा को तो जगजीत सिंह ने पहचाना। वाह 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 वाह, ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ हाँ हाँ, सा जब इनका सा, उसमें वो नाद जो होती है उसको उन्होंने देखा। और कंपोज करते वक्त मुझे बोले एक बात, शायद कई लोगों को अच्छा ना लगे, मगर उन्होंने उसमें मैसेज दिया। बोले कि लोग समझते हैं कि जगजीत सिंह मुश्किल नहीं गा सकता, ऐसा नहीं है। मैं लोगों के दिल तक उतरना चाहता हूं, दिमाग तक नहीं रह जाना चाहता। वाह 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 वाह,
क्या बात बताई आपने। तो सुरों से उन्होंने महफिलें जीती और लोगों को जीने का सबब दिया। ऐसा लगा कि जब सुनते हुए हम कहीं दूर जा रहे हैं तो जैसे लगता है हमारे सर में कोई मसाज कर रहा है सुरों से। वाह 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 वाह, क्या बात। और मैं जापान में था उनके साथ, मुझे 104 बुखार था और मुझे एक छाता अच्छा लग गया था और जगजीत सिंह जी के हाथ में था, उनको मालूम पड़ गया, चित्रा जी के हाथ में था, उन्होंने उनके हाथ से छीना और मुझे दिया। और अमेरिका में विनोद साइगल को बोले कि सुरीले लोगों की सेवा करनी चाहिए। वाह वाह, ये रोनू मजूमदार बड़ा सुरीला है। क्या बात है यार, वाह वाह। हालांकि विनोद जी मेरे से बड़े थे, तो विनोद जी से कहा कि मेरी सेवा करने के लिए, तो मैं थोड़ा शर्माया क्योंकि, तो वो बोले कि बात निकलेगी में जो उनके दर्द थे ना, उस दर्द के सैलाब को शायद मैं समझ गया था, तो उनका मेरा डुएट होने लगा जी, और डुएट से मुझे सोलो मिल गया। वाह वाह वाह, अमेरिका टूर हो गया मेरा, क्या बात। और मैं स्थापित हो गया एज ए फ्लूट प्लेयर, एज ए सोलो। हाँ, जगजीत सिंह की वजह से। क्या बात है। और उन्होंने एक ही बात कही थी, सुधीर दवे एक गुजराती थे जिन्होंने मेरा पूरा अमेरिका टूर किया था डालस में। अच्छा, कि मेरे रोनू का, वो रोनू, ओए रोनू तो नारियल की तरह थे, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। तो भाई साहब के लिए मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। कंपोजर इतने बड़े थे कि आप देखिए, एक गाना की मैं बात कर रहा हूं जिसका मुखड़ा ऊपर के पंचम से शुरू हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी कंपोजर ने ऐसा सोचा होगा। पुराने जमाने का गाना है, मेरा बजाया हुआ नहीं है। मैंने जगजीत सिंह जी को ज्वाइन किया, उसके पहले का गाना है, मगर मेरा फेवरेट है चित्रा जी का सोलो। मैंने जगजीत भाई से कहा भी था, क्योंकि मैं फिल्म में जब बजा रहा था, अर्थ फिल्म में एक गाना है जिसमें डी में गाते थे, तो झुके झुके से नजर तो उन्होंने शुरू किया और लोग रो रहे हैं, देखिए रोंगटे खड़े हो गए। कहाँ चले गए ऐसा लगता है। तो आज भी जब मैं गाता हूँ किसी महफिल में ऐसे ही आपस में, क्योंकि मैं गायक तो नहीं हूँ, तो मैं गाता हूँ कि तुम मोहब्बत कहो, तुम मसरत कहो या मोहब्बत, गम का रिश्ता, तो ये मैं गाता हूँ क्योंकि ये गाने को जैसे उन्होंने गाया वैसे जब लोग नहीं गाते हैं तो मुझे दुख होता है। तेरे खुशबू तू, तो ये जो इसको कण कहते हैं हम लोग गाने बजाने में, तो कण के बादशाह थे वो, और उस कण की वजह से दर्द का एक सैलाब ला देते थे। और एक चीज जो मैंने उनसे सीखी कि क्लैरिटी कितनी बड़ी चीज होती है। जब मैंने कविता कृष्णमूर्ति जी का पहला नॉन फिल्मी एल्बम कंपोज किया तो निदा फाजली जी से ही मैंने लिखवाया। अच्छा। तो हुआ सवेरा छठा अंधेरा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नया जमाना बना रहे हैं। वाह वाह, ये लिखा हुआ था। तो मैंने जगजीत जी को याद करके कंपोजिशंस बनाए। मेरा एक सपना अधूरा रह गया। एक मेरे स्टूडियो ट्रायो डिजिटल में आते थे, क्योंकि हसन शेख जी का वेस्टर्न आउटडोर स्कूल बोलते हैं हम लोग। हाँ। तो वेस्टर्न आउटडोर स्कूल होने की वजह से उनकी रिकॉर्डिंग भाई साहब को बहुत पसंद थी। जब उनका स्टूडियो, खुद का संगीत स्टूडियो बना नहीं था, उसके पहले की बात है। तो मैंने कहा था कि मुझे आपके लिए कंपोज करना है, और मैंने श्याम अनुरागी से लिखवा भी लिया था। और मैं अमेरिका जा रहा था, और अमेरिका जाके मुझे मालूम पड़ा कि वो चले गए। रात भर मैं सो नहीं सका। और मैंने एक बात की थी फेसबुक में, आज भी कहना चाह रहा हूँ, he helped many musicians
but he never spoke about it. हाँ, कितनों के फ्लैट बनवा दिए। कभी मुझे भी पैसों की जरूरत थी, मुझे उन्होंने कागज में लपेट कर 50,000 रुपए दिए और बोले किसी को बोलना मत। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और जो मैंने वापस कर दिए थे, क्योंकि वापस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने टूर हुए थे उसमें कट गए, मगर तकलीफ के वक्त उन्होंने ना नहीं किया था। तो बहुत बड़े दिल के थे। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरी शादी तो रायपुर में हुई थी 1990 में, पार्टी हुई थी बोरीवली में। अपना रिकॉर्डिंग खत्म करके आए और बोले कि मैं आपके पिताजी के साथ डांस करूंगा। वो वीडियो आज तक मैंने संभाल के रखा है। नचे मुंडे दा प्यो भंगड़ा ता सजदा, मतलब जब प्यो मुंडा मतलब दूल्हा का पिता नाचे तब भंगड़ा सजता है। नचे मुंडे दा प्यो भंगड़ा ता सजदा, ये पंजाबी का गाना है। तो ये गाना रामशंकर ने गाया और जगजीत भाई ने उसमें भंगड़ा किया। वाह 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 वाह। उसका वीडियो मेरे शादी का आज भी याद है। हरिप्रसाद चौरसिया जी बैठे हुए हैं और जगजीत सिंह जी डांस कर रहे हैं। तो ऐसा नसीबदार मेरा शादी था। क्या बात। तो इतना प्यार उन्होंने दिया कि कहीं खाली खाली सा लगता है। हाय हाय, वाह वाह, सही कहा। कहीं वॉइड तो है, वीरान सा लगता है। हाँ, जरूर। खाली करके चले गए और ये जगह अब कभी भर नहीं सकता। वो समझाते थे अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है। ये गाना बियॉन्ड टाइम में मैं बजा रहा था जी। तो बोले कि तलफ्फुज को सुन लेना, तुझे मालूम है ना वर्डिंग्स क्या क्या है। वाह वाह। 2-3 बार सुन ले अंदर जाके, ऐसे करके सुन। पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। उस दर्द को जब हम लोग बहुत नाम होता है ना तो अहंकार आता है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है। तो पत्थर बीच, ये अहंकार को, अपने सक्सेस को कैसे आप संभालेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा ना। सबसे पहले सक्सेस को हजम करना मुश्किल है। तो वो इस ढंग से मैंने गजल को लिया, सब लोग अपने ढंग से लेते हैं। तो फिर मैंने वैसे ही बजाया। तो मालूम पड़ा कि क्यों वो कह रहे थे कि लफ्जों को सुन ले, फिर बजा। क्या बात। तो कलाकारों को वो इतना प्यार देते थे। कुछ लोग बजा भी नहीं पाते थे, बूढ़े हो गए थे। जब मैं गया तो वो लोग अपने बुढ़ापे में थे, जैसे नारायण जी थे, नारायण कलसुलकर, और हरीश जी इन लोग भी को भी वो रखते थे ताकि उनका दाल रोटी चलता रहे। आप जानते हैं। जी जी जी। तो ऐसे महान आत्मा, दानी पुरुष, दानी गुप्त ध्यान महाकल्याण। हम लोगों में एक कहावत है, मैं कथा प्रवचन भी करता था बचपन में, कथावाचक ही हूं मैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग दान करते हैं तो उसका अहंकार होता है। तो हमारे भागवत में कहते हैं कि मान की भूख तो अपना शरीर खुद खाना पड़ता है, मृत शरीर। तो शायद वो सफेद कपड़ों में संत थे, क्योंकि जब दान करते थे तो उसका मान नहीं होता था उनको। क्या बात। वो बोलते थे चुप रहे। गिरधर प्रसाद जी का भी उन्होंने मदद की, आप जानते हैं, क्योंकि गिरधर जी खुद ही बोलते हैं तो मुझे बोलने में कोई बुराई नहीं है। अब वो भी नहीं रहे। बहुत वो इसलिए दान करते थे कि वो जानते थे कि बहुत गुणी है ये गिरधर प्रसाद जयपुर वाले, कईयों के गुरु है ये। इनके शिष्य ज्यादा सक्सेसफुल हो गए मगर इनको सक्सेस नहीं मिला। दादा हेल्प तो मुझे भी बहुत की है। वो मेरे लिए भी वही है कि जब तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, उन्होंने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। आज मैं आपके डीपी में एक शेर देख रहा था और दिल को छू गया। तो मैं तेरे साथ दफन हूँ, तू मेरे, कुछ वो शेर है, मैं तुम में दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। ये निदा साहब की नज्म है। उन्होंने अपने वालिद की, क्योंकि वो पाकिस्तान में थे और निदा साहब यहाँ थे तो उनको वीजा नहीं मिला था जाने का जी, तो उन्होंने फातिहा करके एक नज्म लिखी थी। तो ये उसकी आखिरी लाइन है कि मैं तुम में दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। क्या बात है, क्या बात है। आज जो मेरी श्रद्धांजलि आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी, जी, मैं उनके चरणों में, वो तो बच्चों की तरह रहते थे। कभी उस्ताद जगजीत सिंह, पंडित जगजीत सिंह, जब उनसे मुझे एक बार बहुत दुख हुआ, वो मैं शेयर वो आपसे साझा करके इसको विराम दूंगा। जी जी जी।
सचमुच मुझे बहुत दुख हुआ जी। मैं इसको बहुत इंटेंसिटी शायद के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मुझे गुस्सा है जी। एक बार आपकी अदालत में उनसे प्रश्न किया गया कि दिल कहीं उसके दर को अपना घर बना लो, वो तुम पे रीझ जाएगा, वो दिल पसीज जाएगा। उसके दर को अपना घर बना लो। उस दिन दिल पसीज गया मेरा। वाह वाह वाह। क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने अटल जी के लिए गाना उसको बहुत अच्छा अरेंज किया था दीपक ने जी, जी। और उसमें जब मैं एक पीस बजाया तो पहली बार जगजीत सिंह जी के आंख में आंसू आ गया मेरा पीस सुन के। और दीपक आके रुला दिया और वो भी रो रहा था। बोले तूने आज भाई साहब को रुला दिया। वो अंकल कहता था जी। मैं बोले तूने अंकल को रुला दिया। तो दूर खड़ा कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है, क्रंदन करुण होता है, ऐसा कुछ था। तो दूर कहीं कोई रोता है। अटल जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और भाई साहब का भक्त हूँ। वो सब कुछ मिलके कहीं मैं भी रो रहा था। वाह वाह वाह। ऐसे आदमी को आप भारत रत्न देंगे कि पद्म भूषण के लिए क्वेश्चन करेंगे? क्या बात। जब उन्होंने पूछा कि आपने अटल जी के लिए लिखा और वो पीएम है तो आप इसीलिए आपको पद्म भूषण मिला, तो लगा कि ये प्रश्न उनका अपमान है। सही है। भारत रत्न है, ये तो विश्व रत्न है। क्या भारत रत्न तो विरले होते, भारत रत्न तो कोई होते, विश्व रत्न तो विरले होते। वाह 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 रनुदा, क्या बात। तो विश्व रत्न जब हमारे सामने बैठे हैं तो उनसे और भाई साहब का जवाब सुन के लगा कितने हम्बल है। बोले आपको लगता है कि मुझे मिल जाना चाहिए, वैसे भी अगर मैं नहीं भी गाया होता। नहीं आप तो फिर बोले तो फिर मिल गया। तो या तो मेरी 40 साल की कैरियर देखिए आप, या फिर ये 1 साल का ये मेरा तजुर्बा देखिए। तो आप जिसने जमाने को बदल दिया जी, जिसने तलफ्फुज को कैसे गाना चाहिए ये सिखा दिया, जिसने दर्द के सैलाब को लाते हुए कंपोजिशन में लफ्जों को ठीक से करते हुए कभी लफ्जों को मरने नहीं दिया। आप क्लासिकल पगलागन दे मोरा ऐसे तो नहीं गा रहे हैं कि पगलागन दे पगला करके आप कर रहे हैं तो लग रहा पगला। तो ऐसे क्लासिकल म्यूजिक वो कहते थे मैं गजल गा रहा हूँ, क्लासिकल नहीं गा रहा हूँ, क्लासिकल पे आधारित है मगर क्लासिकल नहीं गा रहा हूँ। वाह वाह। तो गजलों में लफ्जों की अदायगी होती है मगर क्लैरिटी कभी मर जाती है। उसको जगजीत सिंह ने सुधारा। वो सुधारने के लिए परमेश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने भेजा था। तो वो पद्म भूषण का मोहताज नहीं था। क्या बात। वाह 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 वाह। पद्म भूषण बड़ा हो गया उनके लेने से। वाह वाह वाह। तो ये कहते हुए मैं इस फनकार तो कहना बहुत छोटा होगा, एक मसीहा, उसमें भी मैंने बजाया। तुमने सूली पे जिसे लटकते हुए देखा होगा, वक्त आएगा वही शख्स मसीहा होगा। तो वो मसीहे को मैं प्रणाम कर रहा हूँ चरणों को छूकर, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे सीखते रहिए, आप गलत होते जाएंगे, वो सही होते चले जाएंगे। वाह वाह वाह। थैंक यू रोनुदा। आप और मेरी तरफ से मैं हमारे फैंस को एक शेर ये बयां करना चाहता हूँ कि उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था। उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था। सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। वाह 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 वाह। दोस्तों आज इतना ही। अगली बार एक और कलाकार के साथ में आपको रूबरू करवाएंगे। जय जय।